हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पूरा फिगर ऑफ स्पीच, जो भी आपकी फिगर ऑफ स्पीच के जो टर्म्स हैं ना, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये थ्योरी क्लास होगी और आप लोग ने कहा था कि फिगर ऑफ स्पीच की थ्योरी लेके आए, तो ये थ्योरी वीडियो होगी जिसमें हम सारे फिगर ऑफ स्पीच को यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। इसमें सारे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएंगे। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक मिनट। ओके, तो सबसे पहला जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली से हम स्टार्ट करते हैं। सिमली क्या है? अगर इसको प्रोनाउंस करेंगे तो सिमली, ठीक है। सिमली क्या होता है? ये वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जो दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है, जिसमें हम क्या लगा के तुलना करते हैं? एज एंड लाइक, ठीक है। दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है जिसमें हम एज और लाइक जैसे शब्दों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिमली इज़ अ वे टू कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक एंड एज। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो सबका क्लियर होता है। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, द मैन वॉज टॉल। मैंने कहा आदमी लंबा था। ये एक सिंपल सी बात है, दैट्स क्लियर, ये एक सीधी सी बात है। लेकिन अगर मैंने कहा द मैन वॉज एज टॉल एज अ जिराफ, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि आदमी कितना लंबा है, जिराफ जैसा लंबा था, अब क्या होगा? जब मैंने एक कहा कि आदमी लंबा था तो ये तो सिंपल सी बात थी, लेकिन मैंने कहा आदमी जिराफ जैसा लंबा था। अब ये आपके दिमाग में ना एक मजबूत और मज़ेदार एक पिक्चर बना दिया होगा जिराफ का, ठीक है। तो वो होता है नाउ दैट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग फन पिक्चर इन योर माइंड, ठीक है। तो ये याद रखना है, यानी कि दो डिफरेंट चीज़ों की तुलना की जाती है, लाइक और एज लगा के की जाती है, उसी को ही कहा जाता है सिमली। ये याद रखना है। और लाइक और एज लगा के किया जाता है, ये लाइक और एज लगा के ही पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, माई ब्रदर इज़ एज स्नेकी एज फॉक्स, ठीक है। माई ब्रदर इज एज स्नेकी एज फॉक्स। मेरा भाई जो है वो लोमड़ी जैसा चालाक है, ठीक है। स्नेकी कैसा चालाक है? लोमड़ी जैसा। ब्रदर का, अब यहाँ पे जो ब्रदर की कंपेयर हो रही है, भाई की कंपेयर किससे हो रही है? फॉक्स से हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, भाई की तुलना लोमड़ी से की जा रही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, द न्यू स्टूडेंट इज़ क्वाइट लाइक अ माउस, ठीक है। जो नया स्टूडेंट है वो चुप है। कैसा चुप है? एक माउस की तरह। यहाँ पे लाइक लग गया, यहाँ पे आपका एज लग गया। अब तो ऐसे ही पहचान जाओगी, लेकिन आपको थोड़ा सा रूल या उसकी डेफिनेशन भी याद रखना चाहिए, है ना, उसका एग्जाम्पल भी। तो ये याद रखना है। जो यहाँ पे स्टूडेंट की कंपेयर किससे हो रही है? माउस से हो रही है। उसी तरह यहाँ पे देख सकते हैं, आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल ही वॉज एज हंग्री एज अ वुल्फ। मतलब फुटबॉल खेलने के बाद वह भेड़िए जैसे भूखा था, मतलब उसको इतनी भूख लग गई जितना कि भेड़ियों को लगती है। अब ये भेड़ियों की तुलना हो रही है, यहाँ पे हंगर की कंपेयर किससे हो रही है? उल्फ की, ठीक है। हंगर की कंपेयर उल्फ से हो रही है, उसकी नहीं हो रही है, उसकी भूख की कंपेयर हो रही है। तो ये होता है सिमली। यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर स्माइल वॉज एज ब्राइट एज द सन। उसकी जो स्माइल है, मुस्कान है, वो सूरज की तरह चमकदार थी। अब यहाँ पे जो स्माइल की तुलना किससे की गई है? सूरज से की गई है, सन से की गई है, ठीक है। द इंटरनेट एट आवर हाउस इज स्लो लाइक अ स्नेल। हमारे घर में जो इंटरनेट है वो किसकी तरह है? स्नेल की तरह है, जो घोंगा नहीं होता उसकी तरह धीमा है। अब यहाँ पे इंटरनेट की कंपेयर किससे की गई है? स्नेल से की गई है। खैर आप यहाँ पे लाइक से लगा के जाने जाएंगे। तो ये होता है सिमली। अब आते हैं हम मेटाफर पे। जो इजी रहेगा उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि ये सभी का क्लियर होता है। सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, ये सभी का क्लियर होता है। अब यहाँ पे मेटाफर आ गया, आप इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? व्हाट इट इज़। ये होता क्या है? अ मेटाफर ऑल्सो कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स बट इंस्टीड ऑफ यूजिंग लाइक और एज इट सेज वन थिंग इज़ अनदर। यानी कि जो मेटाफर होता है ये भी दो अलग अलग चीज़ों की तुलना, इसमें भी दो अलग अलग चीज़ों की तुलना की जाती है, लेकिन इसमें लाइक और एज का यूज़ नहीं होता है। इसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ का ही रूप दे दिया जाता है। यहाँ पे मैंने भी क्या बताया कि आदमी वॉज टॉल, आदमी लंबा था। अब यहाँ पे आदमी को क्या किया गया है? जिराफ की तरह बता दिया गया। लेकिन इसमें क्या होता है? वहाँ पे कंपैरिजन तो हो रही है, लेकिन उसमें कोई लाइक या एज लगा के कंपैरिजन नहीं होगी, डायरेक्ट आदमी को ही जिराफ बता दिया जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ही इज़ लाइक अ लायन, दिस इज़ अ सिमली,
ठीक है, जैसे मैंने कहा वह एक मतलब वह शेर की तरह है, वो शेर जैसा है, ये सिमली है शेर जैसा। लेकिन मैंने कहा ही इज़ अ लॉयन इन द फाइट, कि वो लड़ाई में शेर है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डायरेक्ट शेर ही बता दिया, कोई लाइक और एज का यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट शेर बता दिया। दिस इज़ मेटाफर, ठीक है। जब मैंने कहा ही इज़ अ लॉयन इन द फाइट, तो यहाँ पे एक ना मजबूत एक ना इमेज बनता है कि उस व्यक्ति को शेर की सभी क्वालिटीज़ दे दी जाती है, बहादुरी की, ताकत की, भयंकरता की। तो ये याद रखना है, ये होता है मेटाफर। समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको भी। जैसे मैंने कहा हर वॉइस इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स, ठीक है। उसकी जो वॉइस है वो क्या है, म्यूज़िक है टू माई ईयर्स। अब उसकी वॉइस को ही क्या बना दिया गया, म्यूज़िक बना दिया, क्या डायरेक्ट, ना कोई लाइक ना कोई एज लगा के, ठीक है, डायरेक्ट। यानी कि हर वॉइस को क्या बना दिया गया, म्यूज़िक, यानी कि स्वीट एंड प्लीजिंग लगती हो, बहुत मीठी हो, बहुत सुखद हो। आफ्टर द सरप्राइज टेस्ट वॉज अनाउंस द क्लासरूम वॉज अ जू, यानी कि अचानक से टेस्ट की घोषणा के बाद जो क्लासरूम है वो क्या बन गया, एक चिड़ियाघर बन गया। अब यहाँ पे क्लासरूम को कंपैरिजन किससे की गई है, जू से की है। क्लासरूम क्या बना दिया गया, जू, यानी कि क्योटिक एंड नॉइज, डायरेक्ट ही कंपैरिजन कर दी गई है और डायरेक्ट ही बना दिया, क्लासरूम को जू बना दिया गया। ये होता है आपका मेटाफर। जैसे कि लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर, तो लाइफ क्या बन गया, रोलर कोस्टर, यानी कि फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ये ध्यान रखना है, ज़िंदगी क्या बन गई है, रोलर कोस्टर। ज़िंदगी को ही रोलर कोस्टर, यानी कि इस तरह नहीं बोल सकते लाइफ इज़ अ, या फिर लाइक अ रोलर कोस्टर, एक रोलर कोस्टर की तरह ज़िंदगी है ना, इस तरह लाइफ ही क्या है, एक रोलर कोस्टर है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। जैसे मैंने कहा वो चाँद की तरह दिखती है, ये तो हो गया सिमली। लेकिन अगर मैंने कहा वो चाँद ही है, डायरेक्ट चाँद ही बना दो, तो वो होता है आपका मेटाफर। तो ये तो समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आते हैं हम पर्सोनिफिकेशन पे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते उस पर, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये दोनों चीज़ें क्लियर होंगी। अब आगे जहाँ अभी मुझे ये भी पता है कि कहाँ कहाँ पे आप लोग को फंसना रहता है, वो भी है इसमें। सारे यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच मैंने लिए हैं, जो आपके कन्फ्यूज़न वाले हैं वो भी लिया है। अब यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, ये याद रखना है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़, फीलिंग्स आर एक्शन टू एन ऑब्जेक्ट, एनिमल आर आइडिया, ठीक है। यानी कि पर्सोनिफिकेशन का मतलब कोई नॉन लिविंग चीज़ हो या जानवर हो या थॉट्स हो, उसको हम क्या करते हैं, ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं, ह्यूमन इमोशन देते हैं, ह्यूमन के एक्शन देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे मतलब ये सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा, जैसे इसी में देख सकते हैं पर्सन, PERSON, पर्सन है ये। उसके बाद आपका इफिकेशन है ना, पर्सन प्लस इफिकेशन, ठीक है। इफिकेशन, पर्सन मीन्स क्या होता है, ये ध्यान रखना है। पर्सन मतलब मानव, ठीक है। और इफिकेशन मतलब क्या होता है, कारण, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को मानव बना देना, किसी भी चीज़ को क्या बना देना, मानव बना देना, किसी चीज़ को एक इंसान की तरह काम करते हुए दिखाना, वो होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। कोई नॉन लिविंग चीज़ हो, कोई जानवर हो, कोई थॉट्स हो, उसको मानवीय गुण दे देना, यानी कि उसको मानव बना देना। जैसे मैंने कहा लव इज़ ब्लाइंड, लव क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन मैंने इसे बोला कि लव अंधा है, प्यार अंधा है। कहीं प्यार अंधा होता है, ऐसा लग रहा है कि प्यार कोई इंसान है जो हम बोल रहे हैं कि वो अंधा है। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। द विंड विस्पर्ड सीक्रेट थ्रू द ट्रीज़। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि हवा ने पेड़ों में फुसफुसाया, और हवा ने पेड़ों में रहस्य फुसफुसाएं, ठीक है, सीक्रेट फुसफुसाएं। अब यहाँ पे जो विंड है, ये तो फुसफुसाने वाला काम कौन कर सकता है, सिर्फ इंसान ही कर सकते हैं ना, हवा थोड़ी ना करेगी। ये तो नॉन लिविंग चीज़ है, ये तो कर नहीं सकती, केवल इंसान ही फुसफुसा सकते हैं। तो यहाँ पे विंड को कर दिया गया है, नॉन लिविंग चीज़ को कर दिया गया है, ह्यूमन ट्रेट दे दिया गया है। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। जैसे माई अलार्म क्लॉक एल्स एट मी एवरी मॉर्निंग, मेरी जो अलार्म घड़ी है वो हर सुबह मुझ पर चिल्लाती है। अब चिल्लाने का काम अलार्म थोड़ी ना करेगा, वो तो केवल इंसान ही कर सकता है। तो वो चीज़ें पीपल कैन एल, सिर्फ इंसान ही चिल्ला सकता है। तो यहाँ पे अलार्म को दे दिया गया नॉन लिविंग चीज़ को। तो ये होता है आपका पर्सोनिफिकेशन। द सन स्माइल डाउन ऑन अस, ठीक है, जो सन है, सूरज हम पर मुस्कुराया। केवल इंसान ही क्या कर सकता है, स्माइल कर सकता है, सूरज थोड़ी ना मुस्कुराता है। लेकिन इस तरह हम बोलते हैं कि मानो वो कोई इंसान हो। तो ये होता है पर्सोनिफिकेशन। समझ में आ गया होगा बातें। आगे एपोस्ट्रॉफी, नेक्स्ट वन पे आएंगे अपोस्ट्रॉफी, ठीक है। इसकी यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी क्या होता है, सेम उसी तरह है, बस इसमें क्या होता है ना, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है।
तो एन अपॉस्ट्रॉफी इज़ व्हेन अ स्पीकर टेल्स डायरेक्टली टू समवन हु इज़। अपॉस्ट्रॉफी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संबोधन। संबोधन मतलब अपॉस्ट्रॉफी तब होता है जब कोई स्पीकर सीधा किसी पर्सन से बात करता हो जो उस समय प्रेजेंट नहीं है, जो उस समय जो डेड है, जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, आइडिया या कॉन्सेप्ट है, एंड टॉक्स टू देम एज इफ दे वर अलाइव एंड कुड रिप्लाई। और ऐसे बात करता है वो, उससे ऐसा संबोधित करता है, ऐसा एड्रेस करता है मानो वो जिंदा हो और अभी वो रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, वो होता है अपॉस्ट्रॉफी। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है किसी भी चीज़ को डायरेक्ट। अब वो कोई इंसान एब्सेंट है, मतलब कोई एब्सेंट है, या कोई किसी की डेथ हो चुकी है, या कोई निर्जीव वस्तु है, किसी का विचार या कल्पना कोई, या उनसे बातें करता है जो जीवित हो, जो जवाब दे सके, ये होता है आपका अपॉस्ट्रॉफी। जैसे आप खुद ही देख सकते हो, अरे जो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने टू मिल्टन लिखा है, उसमें उन्होंने मिल्टन, सबसे पहले मिल्टन लिखा है ना, मिल्टन, उसके बाद यहाँ पे कॉमा आ गया है, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, उसके बाद आगे की लाइन है। तो उन्होंने मिल्टन को यहाँ पे क्या किया है, एड्रेस किया है, संबोधित किया है, जो कि मिल्टन है नहीं। मिल्टन की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है नहीं, लेकिन वो ऐसे बोल रहे हैं मानो मिल्टन वहीं पे उपस्थित है, प्रेजेंट है मिल्टन। तो इस तरह कोई डेड पर्सन है, कोई उपस्थित नहीं है, उसको क्या कर देना, डायरेक्ट एड्रेस कर देना। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे मैंने कहा, और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इसको ना ओ या ओ से स्टार्ट भी हो सकता है, किसी से भी स्टार्ट हो सकता है, जिसको भी आप एपोस्ट्रॉफी करना चाहते हो, जिसको भी आप संबोधित करना चाहते हो, एड्रेस। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। ये एग्जांपल है आपका, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यानी कि टिमटिमाते जो नन्हे तारे, मैं कितना हैरान हूँ तुम क्या हो। यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल किससे बात हो रही है, डायरेक्ट स्टार से, टॉकिंग डायरेक्टली टू द स्टार, डायरेक्ट ये तारे से बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, स्टिंग मतलब डंक होता है, तेरा डंक कहाँ है। तो यहाँ पे डेथ को वो एड्रेस कर रहे हैं, डेथ से बातें कर रहे हैं। डेथ क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है ना, जो डेथ है उसके अमूर्त विचार से बात करना। स्टूपिड कार वाई वॉन्ट यू स्टार्ट, स्टूपिड कार ये क्या हो गया, एड्रेस करना। वाई वॉन्ट यू स्टार्ट, तुम स्टार्ट क्यों नहीं होती, बेवकूफ़ कार तुम स्टार्ट क्यों नहीं होती। यहाँ पे टॉकिंग टू अ कार, एक कार से बात करना। ठीक है, जैसे कि वो सुन रही हो, अभी जवाब दे सकती हो। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने सब दे दिया है। ठीक है, आपको PDF मिलेगी, आप खुद ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ सकते हो। जैसे मैंने कहा, होमवर्क यू आर माई वर्स्ट एनिमी, तो होमवर्क को यहाँ पे क्या किया गया, एड्रेस किया गया, होमवर्क तुम मेरी सबसे बड़े दुश्मन हो। यहाँ पे होमवर्क के विचार से बात करना, जैसे कि वो कोई पर्सन हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन, तो ओ कैप्टन माय कैप्टन, यहाँ पे हे कप्तान मेरे कप्तान, यहाँ पे इनको एड्रेस किया गया है, कप्तान को। ये वॉल्ट विटमैन की एड्रेसिंग है, लेट प्रेसिडेंट लिंकन, अब्राहम लिंकन। तो ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, अपॉस्ट्रॉफी में बस यही होता है कि ऐसे पर्सन को सीधे क्या होता है, जो स्पीकर होता है ना, वो सीधे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करता है जो उस समय प्रेजेंट नहीं हो, जो मर चुका हो, नॉन लिविंग चीज़ हो, किसी का विचार या कल्पना हो, वो ऐसे बात करेगा, ऐसे एड्रेस करेगा मानो वो अलाइव हो, अभी वो रिप्लाई कर देगा। तो ये याद रखना है, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे दिया गया। अब आते हैं मिटोनमी। ठीक है, मिटोनमी पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आते हैं मिटोनमी। ठीक है, इसका इजी डिफिनेशन है, मिटोनमी इज़ व्हेन वी रिप्लेस द नेम ऑफ समथिंग विद द नेम ऑफ समथिंग क्लोजली रिलेट टू इट। मिटोनमी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लक्षण, हिंदी में अगर बोलेंगे तो मिटोनमी तब होता है जब हम किसी चीज़ का नाम लेने के बजाय उससे बहुत करीबी से जुड़ी किसी दूसरी चीज़ का नाम यूज़ करते हैं, वो होता है मिटोनमी। ठीक है, जैसे पहचान वाला नाम यूज़ करेंगे, जैसे हम किसी चीज़ को उसके असली नाम से नहीं बल्कि उससे रिलेट किसी चीज़ से बुलाते हो, उससे जुड़ी किसी चीज़ से बुलाते हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, द क्राउन हैज़ फॉरबिडन इट। अब यहाँ पे क्राउन का मतलब क्या होता है, किंग या क्वीन हैज़ फॉरबिडन इट, लेकिन हम किंग या क्वीन ना बोल के क्राउन बोल देते हैं। कनेक्शन है, क्राउन इज़ अ सिंबल ऑफ, क्राउन जो होता है ना वो मोनार्की का सिंबल होता है। इसका मतलब राजा या रानी ने इसे क्या किया है, फॉरबिडन किया है। ठीक है, तो ये याद रखना है, वही आपका मिटोनमी होता है।
यानी कि जब हम किसी चीज़ का उसका रियल नेम ना लेते हैं, बल्कि उससे बहुत क्लोजली जो रिलेट होगा, ठीक है, उससे जुड़ी किसी चीज़ से बुलाते हैं, ठीक है, उससे मतलब बहुत करीबी से जुड़ी किसी दूसरी चीज़ का नाम यूज़ करते हैं, वो होता है मेटोनिमी। जैसे मैंने कहा द वाइट हाउस विल बी मेकिंग एन अनाउंसमेंट सून। अब यहाँ पे वाइट हाउस का मतलब क्या होता है? जो वाइट हाउस है वो जल्द ही क्या करेगा? अनाउंसमेंट करेगा। इसका मतलब जो प्रेसिडेंट हैं और उनके स्टाफ हैं वो बोलेंगे, जो उनके स्टाफ हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्शन क्या बन रहा है? वाइट हाउस इज़ वेयर द प्रेसिडेंट लिव्स एंड वर्क्स। वाइट हाउस मतलब जहाँ पे प्रेसिडेंट रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये प्रेसिडेंट को ना बोल के वाइट हाउस बोल दे रहे हैं। इनसे रिलेटेड है, ठीक है, इनसे एकदम क्लोजली रिलेटेड है, तो वो होता है हमारा मेटोनिमी। सिंपली है जब हम किसी चीज़ का नाम लेने की बजाय उससे बहुत करीबी से जुड़ी किसी दूसरी चीज़ का नाम हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं मेटोनिमी। अगला क्या है? कैन यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड। यहाँ पे क्या है? क्या आप मेरा हाथ बटा सकते हो? इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैन यू हेल्प मी। यहाँ पे हैंड जो है ना, हैंड का मतलब हुआ यहाँ पे हेल्प। यहाँ पे मैंने बताया हैंड इज़ ऑफन यूज टू असिस्ट या हेल्प समवन। ये अक्सर यूज़ किस लिए होता है? सहायता करने के लिए होता है जो हैंड है, तो इस तरह याद रख सकते हो। अगला देखेंगे द पेन इज़ माइटियर देन द शोड। अब इसका क्या है? कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर होती है, यानी कि वर्ड्स एंड आइडियाज़ आर मोर पावरफुल दैन वायलेंस। यानी कि जो शब्द होते हैं, जो विचार होते हैं, वो वायलेंस से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। यहाँ पे जो पेन है वो राइटिंग है या आइडियाज़ को बोला जा रहा है, शोड यहाँ पे वॉर या वायलेंस को बोला जाता है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे क्या हैं? मेटोनिमी हैं, ओके। अब पेन न लिख के राइटिंग न लिख के आइडियाज़ न लिख के आप यहाँ पे पेन लिख दिए, वॉर या वायलेंस न लिख के शोड लिख दिए, उसी से मिलता जुलता, उसी से क्लोजली रिलेटेड हो, बहुत ही क्लोजली हो, तो ये होता है आपका क्या? आपका मेटोनिमी। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आई एम बिग फैन ऑफ बॉलीवुड, मैंने कहा आई एम अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड, मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्रशंसक हूँ। तो वाकई में बॉलीवुड मतलब हिंदी फिल्मों का, यानी कि मैं हिंदी फिल्मों का, यहाँ पे हिंदी फिल्म की बात हो रही है, हिंदी फिल्म की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, प्रशंसक हूँ। तो बॉलीवुड जो है ना, वो फिल्म उद्योग का नाम है जिसका यूज़ हम फिल्मों के लिए करते हैं। ये जो बॉलीवुड है, तो हम यहाँ पे हिंदी फिल्म नहीं बोलेंगे, बॉलीवुड बोल देते हैं, उससे रिलेटेड जो ये होता है आपका मेटोनिमी। अब आते हैं आपका सेनिकडॉकी। ये इसका प्रोनाउंसिएशन है सेनिकडॉकी, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? अंसा अलंकार, आई थिंक ऐसे बोलते हैं इसको, उपलक्षण या अंसा अलंकार, प्रोनाउंस्ड एज सेनिकडॉकी। ये क्या होता है? ये तो इजी है सेनिकडॉकी। अ सेनिकडॉकी इज़ व्हेन यू यूज़। सेनिकडॉकी अब कब यूज़ करते हो? सेनिकडॉकी अब तब होता है जब आप यूज़ करते हो। क्या यूज करते हो? अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रेफर द होल, या फिर द होल इज़ रेफर टू पार्ट। किसी चीज़ के एक हिस्से को या पूरी चीज़ को बताने के लिए, या पूरी चीज़ का उसके एक पार्ट को बताने के लिए, उसे ही कहा जाता है सेनिकडॉकी, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे। पार्ट फॉर होल कैसे हम यूज़ करते हैं? किसी भी होल का पार्ट हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब एक पार्ट के लिए होल का पार्ट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, चेक आउट माई न्यू व्हील्स। मैंने कहा चेक आउट माई न्यू व्हील्स, यानी कि मेरे न्यू पहियों को देखो। यहाँ पे मैंने पार्ट की बात किया है, ठीक है, इसमें पार्ट की बात हो रही है, किसी होल के पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्हील्स की बात किया मैंने, तो व्हील्स मीन्स पूरी कार को देखना है, इंटायर कार। व्हील्स मतलब पूरी कार, मेरे नए पहिए को देखो मीन्स पूरी कार को देखो। लेकिन यहाँ पे मैंने इससे बात किसकी की? एक पार्ट की। अब दूसरा देखेंगे, ऑल हैंड्स ऑन डेक, ठीक है। ऑल हैंड्स ऑन डेक यानी कि सभी हाथ डेक पर आ जाओ। तो हाथ यहाँ पे क्या है? हैंड्स यहाँ पे क्या बात कर रहा है? हैंड्स यहाँ पे सारे सेलर्स की बात कर रहा है, सारे क्रू मेंबर की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो हैंड्स यहाँ पे सारे सेलर्स की बात कर रहा है कि सारे क्रू मेंबर्स आ जाओ, सारे सेलर्स आ जाओ, ये होता है। तीसरा क्या है? द फैमिली नीड टू पुट अ रूफ ओवर देयर हेड्स। परिवार को अपने सिर पर एक रूफ चाहिए, एक छत चाहिए अपने सिर पर। तो यहाँ पे जो रूफ है ना, रूफ का मतलब क्या हुआ? हमने पार्ट बोला,
रूफ मतलब पूरा पूरा घर की बात हो रही है, ऐसे थोड़ी ना कोई छत लेके चलेगा, पूरे घर की बात हो रही है, ये पूरा घर, एक हाउस की बात हो रही है, पूरा होल बिल्डिंग, पूरा होल हाउस की बात हो रही है, वो होता है। तो हम यहाँ पे एक पार्ट बस बोल दिए, तो ये होता है सैनिक डॉकी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे भी बोला वी नीड टू हायर मोर हेल्पिंग हैंड्स। अब यहाँ पे हैंड्स मतलब पीपल हु कैन हेल्प, जो लोग आएंगे मदद करने के लिए। ऊपर हमने हैंड्स ओनली पढ़ा था ना, वो मदद के लिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वी नीड टू हायर मोर हेल्पिंग हैंड्स, हमें और हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत है, हमें मदद के लिए और हाथ चाहिए। हाथ मतलब मदद के लिए, मदद करने वाले जो लोग हैं, पीपल हु कैन हेल्प। तो ये हो गया पार्ट। ठीक है, ये याद रखना है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है, आपके मिटोनमी और सैनिक डॉकी में फ़र्क बस इतना है, मिटोनमी में जो होता है ना उससे रिलेटेड चीज़ें रखी जाती हैं एकदम सेम, यानी कि उससे रिलेटेड जो उससे एकदम क्लोजली एसोसिएट होगा ना वही चीज़ रखी जाएगी, वो मिटोनमी में है। सैनिक डॉकी में क्या होता है, एक हिस्सा, एक पार्ट का, यानी कि किसी होल का एक हिस्सा रखा जाएगा, एक पार्ट, या किसी पार्ट का पूरा होल रखा जाएगा, एक भौतिक हिस्सा होता है। ठीक है, एक फिजिकल पार्ट होता है जो मतलब जो रियलिटी है, वास्तविक अगर देखा जाए तो वास्तविक एक फिजिकल पार्ट होता है उसमें आपके सैनिक डॉकी में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे हैंड्स की बात किया तो हैंड्स मतलब पीपल ही हुआ, कोई पीपल लोग आएंगे तो ही हेल्प करेंगे। ठीक है, एक भौतिक पूरा एकदम फिजिकल पार्ट। यहाँ पे रूफ़ की बात कर रहा तो किसी घर की ही बात कर रहा है, यानी कि रूफ़ जो है वो घर का ही पार्ट है, कहीं अलग नहीं है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। ये नहीं है कि मिटोनमी की तरह नहीं है कि एकदम अलग अलग हैं, एकदम मतलब थोड़ा अलग अलग है, ये एक दूसरे के पार्ट ही है। घर का जो छत है वो पार्ट ही तो हुआ। उसी तरह अगर इंसान का एक हाथ है वो भी तो किसी इंसान का वो पार्ट ही हुआ। पार्ट की बात करता है, फिजिकल पार्ट की बात करता है जो आपका सैनिक डॉकी है। और जो आपका मिटोनमी है वो किसकी बात करता है, वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, संबंधित कोई वस्तु या विचार की बात करता हो, उससे रिलेटेड क्लोजली एसोसिएट हो, बस वो पार्ट की बात नहीं करता। बस यहाँ पे देखना उस चीज़ का किसकी बात कर रहा है, उस चीज़ का पार्ट की बात हो रही है, तो वो होता है सैनिक डॉकी। अब यहाँ पे देखेंगे होल फॉर पार्ट। होल फॉर पार्ट की कैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, पार्ट फॉर होल, यानी कि मैंने यहाँ पे सिर्फ किसी होल के एक पार्ट की बात की थी। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम पूरे होल की ही बात करेंगे। जैसे कि इंडिया वन द क्रिकेट मैच, मैंने कहा इंडिया जो है वो क्रिकेट मैच जीत लिया, भारत ने क्रिकेट मैच जीत लिया। अब भारत पूरा होल की ही तो बात हुआ, तो भारत मीन्स मतलब क्या, द टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, वो 11 खिलाड़ी, वो 11 खिलाड़ियों की जो टीम है उसे ही कहा जा रहा है भारत। ये तो पार्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे पूरे होल की बात हो रही है। जैसे मैंने कहा माई लैपटॉप डाइड, अब लैपटॉप थोड़ी ना डाइड होगा, मे बी लैपटॉप का हो सकता है कोई बैटरी हो या इंटरनल पार्ट हो या वो काम करना बंद कर दिया हो, लेकिन हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कि लैपटॉप ही ख़राब हो गया है, लैपटॉप ख़राब है, मोबाइल ख़राब है। मोबाइल थोड़ी ना ख़राब होता, उसके अंदर का कोई पार्ट तो ख़राब होगा, तो हम पूरा यहाँ पे होल बोलते हैं। तो ये होता है सैनिक डॉकी। जैसे मैंने कहा पुलिस शोड अप एट द सीन, जो पुलिस है वो क्या है, मौके पर पहुंची। अब पुलिस यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स की बात कर रहा है, यहाँ पे मैंने ये भी दे दिया है कुछ ऑफिसर्स की बात कर रहा है, ना कि पूरे इंटायर फोर्स की बात कर रहा है। तो ये होता है होल, ये होता है सैनिक डॉकी। समझ में आ गया होगा। सैनिक डॉकी बस इतना ध्यान रखना, वो जिस भी चीज़ की बात कर रहा है ना उसका एकदम पार्ट ही होगा। जैसे मैंने आँख, कान, नाक, ये सब क्या है, शरीर के पार्ट है। ये हाउस क्या है, ये रूफ क्या है, शरीर का पार्ट ही है, तो पार्ट की ही बात करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। वो होता है आपका सैनिक डॉकी उसे। और ये क्या होता है, मेटोनिमी, उससे रिलेटेड होता है, क्लोजली एसोसिएट रहता है। आते हैं पन पे, समझ में आ गया होगा। पन पे आते हैं। पन को हम ऐसे ही कर सकते हैं, पन प्रोनाउंस कर सकते हैं, पन। ठीक है, पन मतलब हिंदी में हम इसको बोलेंगे जो सलेस, आई थिंक सलेस बोला जाता है, हाँ सलेस ही है। ठीक है, यानी कि शब्दों का खेल। अब पन इज अ जोक दैट प्लेज विद। ठीक है, एक पन क्या होता है, मजाक होता है जो इन चीज़ों के साथ खेलता है। ठीक है, और इसके ना एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, एक जैसे लगने वाले दो शब्द जिनके अलग अलग मीनिंग भी हो सकते हैं। एक जैसा शब्द रहेगा, जैसे लाई, लाई मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाई मतलब लेटना भी होता है, तो दो मतलब यहाँ पे इसके निकल रहे हैं। तो एक शब्द यानी कि शब्दों के साथ खेलना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, वो होता है पन। अब मल्टीपल मीनिंग होती है, टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड डिफरेंट मीनिंग होती है।
तो एग्जाम्पल आ गया। जैसे मैंने कहा अगर जैसे पन क्या होता है, जैसे डैड जोक्स होते हैं। अगर कोई सेंटेंस आपको हंसाने के साथ साथ बोल दे, अगर कोई सेंटेंस है जो आपको हंसा रहा हो और हंसाने के साथ आपने बोला अरे यार कहने पर मजबूर कर दे, तो वो भी एक प्रकार का पन ही है, ठीक है, यानी कि दोहरा अर्थ निकालेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं डायरेक्ट। अ हॉर्स इज़ वेरी स्टेबल एनिमल, ठीक है, जो घोड़ा है ये एक बहुत स्टेबल जानवर है, ठीक है। यहाँ पे अब देखेंगे जो स्टेबल है, घोड़ों को क्या कर दिया गया है, एक स्टेबल जानवर है। अभी स्टेबल के यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहे हैं। एक स्टेबल, शायद घोड़ा की बात हो रही है कि घोड़ा कैसा है, शांत स्वभाव का है, यही तो हुआ। एक स्टेबल मतलब शांत स्वभाव का है, दूसरा स्टेबल मतलब अस्तबल होता है, ठीक है, सॉरी, दूसरा स्टेबल मीन्स क्या होता है, अस्तबल, अस्तबल यानी कि घोड़े का जो घर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो मीनिंग निकाल रहा है, ये होता है आपका क्या, पन, ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई वॉज वॉन्डरिंग वाई द क्रिकेट बॉल वॉज गेटिंग बिगर दैन इट हिट मी। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मैं सोच रहा था कि जो क्रिकेट की गेंद है ना वो बड़ी क्यों होती जा रही है, फिर यह मुझे हिट लगी, ठीक है, फिर यह मुझे क्या लगी, हिट लगी। अब यहाँ पे जो हिट है ना, हिट, ये दो मीनिंग निकाल रहे हैं। हिट मी मतलब यहाँ पे दो मीनिंग, यहाँ पे दो मतलब निकल रहे हैं हिट मी के। क्या, एक तो हिट मी मतलब रियलाइजेशन, यानी कि मुझे समझ में आ गया कि ये क्रिकेट की जो गेंद है वो बड़ी क्यों होती जा रही है, तो ये लग रहा होगा। एक सच में जो बॉल है ना उसे सच में हिट कर दी, यानी कि चोट लग गई, सच में गेंद जो है उसे लगी, लिटरली उसे लगी, तो दो मीनिंग यहाँ पे निकला, तो ये याद रखना है। तो इसी तरह ये भी है, व्हेन अ क्लॉक इज़ हंग्री इट गोज़ बाय। अब इसको समझाने का और एग्जांपल लेने की ज़रूरत है नहीं, है ना। आई एम रीडिंग अ बुक एंड एंटी ग्रेव इट इम्पॉसिबल टू पुट डाउन। पुट डाउन के दो मीनिंग है, स्टॉप रीडिंग एंड फिजिकल प्लेस इट। तो आते हैं नेक्स्ट पे, ये था आपका पन। पन समझ में आ गया होगा, पन क्या होता है, यानी कि इसके डबल मीनिंग निकलते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। प्ले ऑन वर्ड्स होता है, शब्दों के साथ खेलना होता है और डबल मीनिंग निकालता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अब आते हैं एलिट्रेशन, जहाँ पे एग्जाम भर के क्वेश्चन यहीं से आते हैं एग्जाम में। एलिट्रेशन, ठीक है, जो होता है रिपीटिशन ऑफ सेम स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट साउंड। इसमें क्या होता है ना, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड की शुरुआत होती है, स्टार्टिंग में ही कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखें। जैसे कि पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, ठीक है। और यहाँ पे असोनेंस भी देखेंगे, रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड विद इन नियर बाई वर्ड्स, नज़दीक वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है। जैसे कि रेन इन स्पेन स्टेज मेनली इन द पेन, यहाँ पे देखेंगे ये आपकी रिपीटिशन हुई है। नियर बाई साउंड यानी कि ये मिड में होती है, मिड और लास्ट में होती है इसकी रिपीटिशन। कॉन्सोनेंट्स भी देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बताया, अभी मैं आगे देख रही हूँ। रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड नॉट नेसेसरीली एट द बिगनिंग, ये बिगनिंग में नहीं आता है, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है, बिगनिंग में नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे शिप हैज़ सेल्ड टू द फार शोर्स, इसमें आप कभी देख सकते हैं, इसमें भी रिपीटिशन हो रही है। अब देखिए यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे असोनेंस को देखेंगे हम, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने बता दिया है कि अलिट्रेशन है, असोनेंस है, कॉन्सोनेंस पढ़ना है हमें। अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि असोनेंस का मतलब क्या होता है। असोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वाउल साउंड इनसाइड वर्ड दैट आर क्लोज टू ईच अदर। तो इनसाइड वर्ड में ही क्या होती है, वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है। ए ई आई ओ यू तो होता ही होता है, इसके साथ ही वाउल साउंड की रिपीटिशन भी होती है जो पास में होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, साउंड की रिपीटिशन होना चाहिए, ना कि लेटर की रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, साउंड की रिपीटिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि इट्स लाइक अ राइम बट इनसाइड द वर्ड नॉट जस्ट एट द एंड, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, लिसन फॉर वाउल साउंड दैट रिपीट इन नियर बाई वर्ड्स नो मैटर हाउ दे आर स्पेल्ड। सिर्फ साउंड की रिपीटिशन होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इसमें राइम मतलब इट्स लाइक अ राइम, ये राइम जैसा होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ लास्ट में होता है, या तो आपके लास्ट में होगा या तो शब्दों के बीच में होगा जो साउंड निकलेगी, और राइम जैसा होगा। जैसे यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना, राइम जैसा, देखो ये असोनेंस है, एन, यहाँ पे भी एन आया, एन, यहाँ पे प्लेन, ये राइम बैठ रहा है कि नहीं, बीच में हो रहा है, तो ये असोनेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, ये साउंड मैटर करता है, नॉट लेटर्स। कैसे, फॉर एग्जाम्पल डू एंड सू, हम इसको क्या पढ़ेंगे, डी ओ को डू पढ़ेंगे,
तो उसी तरह SHOE को हम क्या पढ़ेंगे, शू। यहाँ पे क्या आ रहा है, डू का साउंड आ रहा है और यहाँ पे शू का साउंड आ रहा है, दोनों ही एक जैसा साउंड निकल रहा है, तो ये होता है आपका असोनेंस, एक जैसा ही साउंड निकल रहा है। लुक द सेम बट दे साउंड द सेम, ठीक है, ये दोनों एक जैसा नहीं दिख रहे हैं लेकिन इनकी जो साउंड है वो सेम है, ये होता है दैट इज़ असोनेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना है, लेटर मैटर नहीं करता, साउंड मैटर करता है, ये होता है असोनेंस। जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल में एक बार कि गो स्लो ओवर द रोड, गो स्लो ओवर द रोड, इसमें किसका साउंड निकल रहा है, और ये बीच में होगा या तो लास्ट में होगा, और एक राइम की तरह होगा असोनेंस का। गो स्लो ओवर द रोड, इसमें किसका साउंड निकल रहा है, ओ का साउंड निकल रहा है, ओ, गो ओ, स्लो ओ, ओवर ओ, रोड रो, यहाँ पे भी ओ का रिपीट द लॉन्ग ओ का साउंड निकल रहा है, तो ये होता है आपका असोनेंस, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे द लाइट ऑफ द फायर इज अ शाइट, इसमें किसका साउंड निकल रहा है, द लाइट ऑफ द फायर इज अ साइट, तो इसमें आपका किसका साउंड निकल रहा है, ठीक है। इसमें देखेंगे आई का साउंड निकल रहा है, लाइट आई आया, फायर आई आया, शाइट आई आया, आई का साउंड निकल रहा है। उसी तरह हियर द मील ऑफ वेडिंग बेल्स, इसमें ई का साउंड निकल रहा है, ई का, देखिए बीच में ही हो रहा है, और एक ना राइम की तरह होगा, ई का साउंड निकल रहा है। उसी तरह द रेन इन स्पेन स्टेज मेनली ऑन द प्लेन, ए आई का साउंड निकल रहा है, ए आई का, रेन स्पेन, एन आ रहा कि नहीं आ रहा है, मेन प्लेन आ रहा नहीं, ये असोनेंस हो गया, समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कॉन्सोनेंस पे। कॉन्सोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस मतलब जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड के लेटर यहाँ पे भी मैटर नहीं करते, लेटर यहाँ पे भी मैटर नहीं करते कि लेटर से रिपीटिशन होगी, ना लेटर से बिल्कुल रिपीटिशन नहीं, यहाँ पे भी साउंड से रिपीटिशन होगा। कॉन्सोनेंट इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होगी यूजली इनसाइड और एट द एंड ऑफ वर्ड्स, या तो ये बीच में होगा ये भी, या तो एंड ऑफ द वर्ड्स होगा, ये ध्यान रखना है। दैट आर क्लोज टुगेदर, किससे मतलब जो उससे क्लोज होंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। वो होता है आपका कॉन्सोनेंस, पास के शब्दों में होंगे या फिर अंदर होंगे या फिर लास्ट में होंगे, और ये एक छिपी हुई लय की तरह होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंस का मतलब होता है कॉन्सोनेंट का खेल, ये असोनेंस का ही साथी है जो कॉन्सोनेंस है, लेकिन इस बार ये असोनेंस का ही साथी होता है। असोनेंस में वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है, कॉन्सोनेंस में आपको किसकी रिपीटिशन सुनाई देगी, कॉन्सोनेंट साउंड की, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल में, देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, पीटर पैटर, इसमें ना रिपीटिशन किसकी हो रही है, पीटर पैटर, टी की रिपीटिशन हो रही है और आर साउंड की रिपीटिशन हो रही है। यहाँ पे रिपीटिशन ओनली साउंड पे ध्यान रखना बच्चा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ही स्ट्रक अ स्ट्रीक ऑफ बैड लक, का साउंड निकल रहा है कि नहीं, के का साउंड बार बार, स्ट्रीक लक, के का साउंड निकल रहा है, ये होता है आपका कॉन्सोनेंस। अब यहाँ पे देखेंगे माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, सब कुछ एग्जांपल इसलिए समझा दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा एग्जांपल समझ में आ जाएगा। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, इसमें किसका आपका साउंड निकल रहा है, माइक लाइक हिज न्यू बाइक, के का साउंड यहाँ पे भी निकल रहा है, ठीक है। के का साउंड यहाँ पे भी, माइक लाइक्स बाइक। यहाँ पे भी देखेंगे आपका डॉजी जज वुडंट बज, तो DZE डॉजी जज बज, देखिए DZ का साउंड निकल रहा है, ये होता है आपका कॉन्सोनेंट। और ध्यान रखना बीच में होता है लास्ट में होता है, दोनों का उसी के साथी हैं असोनेंस के। सबसे अब इन सब के बाप हैं कौन, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन ये ध्यान रखना है, एलिट्रेशन ये क्या होता है, एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड्स। बस इन दोनों में फ़र्क कितना है असोनेंस और कॉन्सोनेंस में, वो तो बीच में होते हैं लास्ट में होते हैं और उनका एकदम अलग ही होता है और राइम की तरह होते हैं, लेकिन इसका जो होता है ना एलिट्रेशन का, ये शुरुआत में ही होती है रिपीटिशन, ठीक है, किसकी, वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर। तो एलिट्रेशन जो होते हैं ना, ये पास के शब्दों में नहीं होते हैं, जो एलिट्रेशन होते हैं ये शुरुआत में ही एक साउंड की रिपीटिशन करता है, ठीक है, सेम साउंड की रिपीटिशन करता है शुरुआत में ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है इट इज़ द साउंड ट्वेन एट द स्टार्ट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये शब्दों की शुरुआत में ही जो साउंड की मतलब साउंड ट्वेन की तरह होते हैं, जुड़वा, ठीक है, उसे ही बोलते हैं। और जो आपका इसे हिंदी में बोलते हैं एलिट्रेशन को अनुप्रास, यानी कि कैसे होते हैं, टंग ट्विस्टर होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
यानी कि ये कैसे होंगे, शब्दों की शुरुआत में एक ही साउंड से शुरू होता है। ध्यान रखना है एलिट्रेशन का, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें भी साउंड के ही बारे में पूछा जाता है, इसमें भी साउंड की रिपीटिशन होती है और लेटर के बारे में नहीं होता है ये भी। लेकिन अक्सर करके टीजीटी में पूछा जाता है जो लेटर शुरुआत में लेटर की रिपीटिशन हो जाती है, साउंड की सेम रिपीटिशन होती है, तो वो भी एलिट्रेशन ही कहलाता है। शुरुआत में ही इसकी रिपीटिशन होती है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा बार बार यहाँ पे निकल रही, देखिए यहाँ पे देखेंगे शी शेल्स बाय द शी शोर। यहाँ पे किसकी साउंड बार बार आ रही है, आप ये मत देखिए शुरुआत में आपकी किसकी साउंड शुरुआत से ही होती है, रिपीटिशन होती है, और किसकी साउंड निकल रही है, एस की साउंड निकल रही है, एस की साउंड निकल रही है, ठीक है। उसी तरह पीटर पाइपर पेक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यहाँ पे भी पी का साउंड निकल रहा है, ठीक है। अब जैसे कपिल्स किड्स केप्ट द किटन्स, यहाँ पे के का साउंड निकल रहा है, के। द फैट फोन फेल फैट, यहाँ पे भी एफ का साउंड निकल रहा है, फैट। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एक तो आपका एफ, इसको आप फा बोलोगे, ठीक है। अगर एफ से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको फा बोलोगे, लेकिन अगर पीएच से स्टार्ट हो रहा है तब भी इसको आप फा बोलोगे, यानी कि फा, एफ ही बोलोगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे द फैट फोन फेल फ्लैट, तो रिपीटिशन ऑफ एफ साउंड, फैट फोन फेल फ्लैट, यहाँ पे पीएच भी ये एफ साउंड ही निकाल रहा है, ये ध्यान रखना है। हिंदी में अगर बोलेंगे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, ये होता है। तो इसमें चा की जो आपकी रिपीटेशन हो रही है साउंड की, वो होता है आपका एलिट्रेशन, हिंदी में बोला जाएगा। तो ये ध्यान रखना, इसमें देखिए के का साउंड निकल रहा है, ये होता है आपका एलिट्रेशन, शुरुआत में ही साउंड निकलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। असोनेंस में अब कंफ्यूजन नहीं होना है, असोनेंस में बीच में होती है रिपीटेशन, साउंड की ही रिपीटेशन होगी बीच में, और लास्ट में। कॉन्सोनेंस में भी बीच में होती है, लास्ट में होती है, एक राइम बन जाता है। लेकिन एलिट्रेशन एकदम अलग है, ये शुरुआत में ही एक लेटर को पकड़ता है, यानी कि शुरुआत से ही लेटर, जैसे एस शुरुआत में ही ये रिपीटेशन बनते चला जाएगा, जैसे कि पीटर पाइपर पेक्ड पेक ऑफ पेकल्ड, ठीक है। कपिल्स के का यहाँ पे आपका बन रहा है, फैट फोन फेल फ्लैट, तो शुरुआत में ही ये रिपीटेशन होती है, सेम लेटर की भी रिपीटेशन होती है, ये ध्यान रखना, सेम लेटर की भी होगी। हालांकि ये ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सेम लेटर की भी रिपीटेशन हो जाती है और शुरुआत में ही होती है, सेम साउंड निकलता है वो, बस ये आपने ध्यान रखना है आपका एलिट्रेशन, ठीक है। आते हैं हाइपरबली पे, जल्दी से इसको कर लेते हैं, ये ईजी है हाइपरबली, हाई बोल, वही आपका हाइपरबली है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों ना बीच बीच में आते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, बाकी ये आपके एकदम अलग है एलिट्रेशन। अब यहाँ पे क्या है, हाइपरबली। हाइपरबली इज अ ह्यूज एग्जैजरेशन यूज्ड टू शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग और क्रिएट ह्यूमर। हाइपरबली जो होता है, यानी कि किसी अतिशयोक्ति, यानी कि किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, ताकि ऐसा क्यों कहना, ताकि मजबूत भावनाएं दिखाई जा सके, एक मजाक पैदा किया जा सके, ठीक है। ऐसा तब होता है जब आप कुछ इतना बढ़ा चढ़कर कहते हो कि वो सचमुच सच नहीं हो सकता, उसे ही कहा जाता है हाइपरबली। हाइपरबली में इसमें ही है हाई बोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल पे। आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स नॉट टू लीव योर शू देयर, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मैंने तुमसे लाखों बार कहा है कि अपने जूते वहाँ मत छोड़ो, तो यहाँ पे मिलियन टाइम्स की बात हो रहा है ना, मिलियन टाइम्स की बात हो रही है। डिड यू रियली सेड इट अ मिलियन टाइम्स? नो, बट इट फील्स लाइक दैट। आपने वास्तव में मिलियन टाइम्स ही कहा होगा, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि हाँ मैंने बहुत बार इसे कह दिया, लेकिन ये समझता क्यों नहीं है ना। उसी तरह देखेंगे यहाँ पे, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एलिफेंट खा सकता हूँ। क्या वाकई में आप, ये तो असंभव है कि आप एलिफेंट खा लोगे, बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पे ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है, लेकिन यहाँ पे दिखाया रहा है। इस तरह जब आप बोलते हो ना, तो यहाँ पे वो पता चलता है कि आप कितने भूखे हो, इससे ये पता चल रहा है कि आप कितने भूखे हो। माई स्कूल बैग वेट अ टन, यानी कि मेरा जो स्कूल बैग है वो क्या है, मेरे स्कूल बैग का जो वजन है वो 1 टन है। अब 1 टन मतलब 1000 किलो होता है, यानी कि आपका बैग उतना भारी नहीं है, पर ऐसा फील होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इट टुक फॉरएवर फॉर द बस टू अराइव टुडे। जब आप कोई चीज़ इंतज़ार करते हो ना किसी चीज़ का, तो ऐसा लगता है कि कितना दिन लग गया, सदियाँ बीत जाएगी, लेकिन आज बस नहीं आएगी। ऐसा होता है ना, इंतज़ार बड़ा लंबा होता है। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि सदियाँ बीत जाएगी, सदियाँ लग जाएंगी बस आने में, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। तो ये होता है आपका क्या, हाइपरबली, बढ़ा चढ़ा कर किसी चीज़ को बोलना।
ठीक है, माई डैड विल एब्सोल्युटली किल हिम इफ़ ही फाइंड्स आउट आई ब्रोक द वॉश। अगर मेरे पापा को पता चले कि मैंने वाश तोड़ दिया है तो मुझे जान से मार देंगे। क्या वो सच में मार देंगे? नहीं, लेकिन ऐसा दिखाता कि आप कितना डरे हुए हो, इससे ये पता चल रहा है आप कितना डरे हुए। तो ये होता है आपका हाइपरबोली। नेक्स्ट वन पे आएंगे ओनोमेटोपिया। अब ओनोमेटोपिया है, ओनोमेटोपिया, ठीक है। ये क्या होता है? एक वर्ड है जो इमिटेट करता है नेचुरल साउंड को, ठीक है। ओनोमेटोपिया एक साउंड इफेक्ट वाला शब्द है। अगर आप इसे जोर से पढ़ेंगे तो ये उस आवाज़ जैसा लगता है जिसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक नेचुरल साउंड को इमिटेट करता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे, एनिमल साउंड, जैसे कि स्नैक क्या करती है? हिश, उसमें भी एक साउंड निकलता है। द काउ वेंट मूव, ठीक है, मुँह मतलब रंभाना। जैसे गाय क्या होती है? रंभाने, उसमें भी जो रंभाती है उसमें एक साउंड निकलता है। जो बी है वो बस करती है, भिनभिनाती है, तो एक साउंड निकलता है। तो एक साउंड की ही इमिटेशन, नेचुरल साउंड की ही इमिटेशन करता है ये ओनोमेटोपिया, ठीक है। एक्शन साउंड, जैसे कि आप देख सकते हो फायर क्रैकर वेंट बूम, जैसे कि पटाखे का जो धमाका होता है, जैसे पटाखा जो है ना वो बूम के साथ फटा, तो जो धमाका आएगा ना वो आवाज़ क्या निकालेगा? साउंड क्या निकलेगी? बूम, ठीक है। उसी तरह जब ग्लास ना फ्लोर पर गिर जाता है, ठीक है, फ्लोर पे जब फर्श पर ग्लास गिरता है तो किस चीज़ की आवाज़ लगती है? क्रैश, क्रैश होता है ना, धड़ाम, धड़ाम की आवाज़ निकालता है क्रैश का। उसी तरह डोर स्लैम्ड शट, दरवाज़ा क्या होता है यहाँ पे? धड़ाम से बंद हो गया, तो वो होता है स्लैम्ड, एक आवाज़, एक साउंड निकालता है। मतलब हर जगह एक साउंड होती है, वो होता है आपका ओनोमेटोपिया। जैसे कि नेचर, अगर नेचर साउंड की बात करें, फूड या नेचर साउंड की बात करें, द सीजल ऑफ अ हॉट डोसा ऑन अ तवा, ठीक है, यानी कि तवे पर गर्म डोसे की जो सिजल, जैसे कि तवे पे आप गर्म डोसा डालते हो तो उसमें भी एक सिजल, एक साउंड आती है, ठीक है, छंछनाहट की। जैसे कि पीटर पैटर ऑफ रेन ड्रॉप्स ऑन द विंडो, खिड़की पर बारिश के जब बूंदों की जो आवाज़ आती है, जब बूंदें गिरती है ना तो उसमें पीटर पैटर की आवाज़ आती है, टप 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 टप, उस तरह, ठीक है। द रशल ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों की जो सरसराहट होती है, रशल, ये सारे क्या हैं आपके? ये साउंड है, साउंड हर जगह निकलती है। अदर ऑब्जेक्ट की अगर बात है, टिक टॉक ऑफ द क्लॉक, घड़ी की जो टिक टॉक है, टिक 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 करके आवाज़ निकलती है, वो साउंड है। मोटरसाइकिल की व्रूम, कार का हॉर्न, बीप, साउंड है। तो ये साउंड है, बस इतना ध्यान रखना है। और नेचुरल साउंड को ये इमिटेट करती है, वो होता है आपका ओनोमेटोपिया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और राइटर भी, अगर जो राइटर है वो इसका यूज़ करते हैं, क्यों? ये बहुत ही सजीव लगती है, बहुत रियलिस्टिक लगती है जब इसका यूज़ किया जाता है। अब आते हैं पैराडॉक्स पे। पैराडॉक्स क्या है? ठीक है, पैराडॉक्स क्या होता है? स्टेटमेंट, अ सिचुएशन दैट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ बट एक्चुअली कंटेन्स अ डीपर ट्रूथ व्हेन यू थिंक अबाउट इट, ठीक है। पैराडॉक्स क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट होता है या एक ऐसी सिचुएशन होती है जो खुद का खंडन करती हुई लगती है, यानी कि अपने आप में ही ये कॉन्ट्राडिक्ट लगती है अपने आप में। आप पहली नज़र में उसको देखोगे ना तो कहोगे ये तो इम्पॉसिबल है। अगर आप पैराडॉक्स को देख रहे हो ना तो पहली नज़र में आपको लगेगा ये इम्पॉसिबल है, लेकिन जब आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको ना एक गहरा सत्य उसमें छिपा होता है, मिलता है, एक गहरा ट्रुथ छिपा हुआ मिलेगा, वो होता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक दिमाग घुमा देने वाला सच होता है। ये एक पूरा सेंटेंस होता है जो हमें कैसा लगेगा? इम्पॉसिबल लगता है, एब्सर्ड लगता है। जब हम उसको पहले नज़र में देखेंगे तो हमको वो इम्पॉसिबल लगेगा और एब्सर्ड लगेगा, यानी कि बेतुका लगेगा। लेकिन जब आप उस पर विचार करोगे तो एक अजीब तरह से वहाँ से एक सच निकलेगा, वो होता है पैराडॉक्स, ठीक है। एक पहेली की तरह काम करता है पैराडॉक्स, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आते हैं एग्जाम्पल में। जैसे मैंने कहा, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये एंड की ही बिगनिंग है। जो आपको पहली नज़र में देखोगे तो आपको इम्पॉसिबल लगेगा, किसी चीज़, किसी एंड का बिगनिंग कैसे हो सकता है, ठीक है, और बहुत एब्सर्ड लगेगा, बेतुका लगेगा। तो ये यानी कि अंत की शुरुआत है, लेकिन हाँ ये एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने आप में, लेकिन इट सिग्नल द स्टार्ट ऑफ समथिंग फाइनल स्टेज, ये किसी चीज़ के फाइनल स्टेज की शुरुआत का संकेत दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, उसी की बात कर रहा है। अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे, यू हैव टू बी क्रूअल टू बी काइंड, यानी कि काइंड होने के लिए निर्दयी बनना पड़ता है, दयालु होने के लिए निर्दयी बनना पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि अब किसी को क्या करना पड़ेगा? आप काइंड तो हो, अब आप क्या करने जा रहे हो? क्रूअल बनने जा रहे हो, यानी कि लंबे समय से किसी पर्सन को आप हर्ट करने जा रहे हो, लंबे समय में किसी की मदद करने के लिए अब उसे चोट पहुँचाना है, ये सच्ची प्रतिक्रिया आप देने जा रहे हो, ठीक है। लेस इज़ मोर, लेस इज़ कम ही ज़्यादा है,
यानी कि सादगी का अक्सर अधिकता से ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, कम ही ज़्यादा है। सिंप्लिसिटी ऑफन हैज़ मोर इम्पैक्ट दैन एक्सेस, यानी कि जो सादगी है वो ज़्यादा प्रभाव डालती है लोगों पर, ना कि एक्सेस, वो होता है कम ही ज़्यादा। लगेगा आपको कम कैसे ज़्यादा हो सकता है, भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये तो बहुत इम्पॉसिबल है, कम कैसे ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसको विचार पे बहुत ध्यान दोगे तो एक सच आपको दिखाएगा ये। द मोर यू फेल द मोर यू लर्न, शायद ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाए। जितना ज़्यादा आप असफल होते हो उतना ही ज़्यादा सीखते हो। ये नहीं कि जिसको सफलता मिल गई वो तो स्टॉप कर देगा, और जिसको सफलता नहीं मिल रही है वो पढ़ता ही जाएगा, मतलब रनिंग रहेगा उसका, कंटिन्यू रहेगा, और वो उतना ही चीज़ें सीखता ही जाएगा। यानी कि फेल्योर लीड्स टू ग्रोथ एंड विजडम, असफलता विकास की ज्ञान की ओर ले जाता है। ठीक है, एक पॉजिटिव ट्विस्ट है, एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, एक पॉजिटिव जो शब्द एक नेगेटिव शब्द पर एक पॉजिटिव ट्विस्ट आता है, ये ध्यान रखना है। तो ये होता है आपका पैराडॉक्स। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है। आई एम अ कंपल्सिव लायर, मतलब मैं एक पक्का झूठा हूँ, मीन्स वो सच कह रहा है कि वो झूठ बोल रहा है। यहाँ पे वो सच कह रहा है कि वो, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहा है तो ही इज टेलिंग द ट्रूथ, मीन्स वो झूठ सच कह रहा है। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है यहाँ पे। तो ये होता है आपका पैराडॉक्स। समझ में आ गया होगा पैराडॉक्स क्या होता है। अब आते हैं पैराडॉक्स के बच्चों के पास। वो तो पैराडॉक्स था, अब पैराडॉक्स के कुछ बच्चे भी हैं, जैसे कि ऑक्सीमोरोन हो गए, एंटीथेसिस हो गए, ये उनके बच्चे हैं। ये भी कॉन्ट्रडिक्ट ही बात करेंगे। पैराडॉक्स पिता हैं, पिताजी हैं, अब उनके बच्चों पे आते हैं। ऑक्सीमोरोन, ऑक्सीमोरोन ये क्या होता है, ये इजी है। एन ऑक्सीमोरोन इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू अपोजिट वर्ड्स आर प्लेस्ड साइड बाय साइड क्रिएटिंग अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रडिक्शन इन द शॉर्ट फ्रेज। तो ऑक्सीमोरोन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ दो, मैं हिंदी में बताऊंगी, जहाँ दो अपोजिट वर्ड्स को, यानी कि दो विपरीत शब्द एक दूसरे के बगल में रखे जाते हैं, जिससे एक छोटे से फ्रेज में एक आकर्षक आपको कॉन्ट्राडिक्ट पैदा मिलेगा। यानी कि दो विपरीत चीज, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, उसे ही कहा जाता है आपको ऑक्सीमोरोन। ठीक है, पैराडॉक्स आमतौर पर देखा जाएगा तो एक पूरा सेंटेंस होता है, लेकिन ऑक्सीमोरोन क्या होता है, एक छोटा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सिर्फ दो शब्द रहते हैं जिनके अर्थ आपस में क्या होते हैं, जिनकी मीनिंग आपस में टकराती है, वो होता है पैराडॉक्स। आते हैं एग्जाम्पल पे। डिफेनिंग साइलेंस, ये इजी है पहचानना इसको। डिफेनिंग साइलेंस, ठीक है, बहरा कर देने वाली खामोशी। ये क्या है, समझ में नहीं आया। बहरा कर देने वाली खामोशी, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दो वर्ड हैं, दो अपोजिट वर्ड हैं, एक साथ रखे गए हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यानी कि खामोशी कैसे बहरा कर सकती है। फिर भी हम सभी ने उस तीव्र शांति को महसूस किया है। खामोशी थोड़ी ना बहरा कर सकती है ना। ओरिजिनल कॉपी, अब हर जो कॉपी होगी वो ओरिजिनल नहीं होती, लेकिन कभी कभी पहली कॉपी को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बिटर स्वीट विक्ट्री, खट्टी मीठी जीत। खट्टी मीठी जीत क्या होती है, एक ऐसी जीत जो दुख भी लाए, जैसे बड़े लॉस के बाद जो मिली जीत है। ठीक है, बिटर स्वीट विक्ट्री, खट्टी मीठी जीत कैसी होती है, मतलब दो अपोजिट वर्ड्स हैं। ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य, कुछ ऐसा जो गुप्त होना चाहिए लेकिन हर कोई जानता है। ओपन सीक्रेट, दो टू अपोजिट वर्ड्स हैं। ठीक है, लिविंग डेड, ठीक है, लिविंग डेड, जिंदा लाश। ठीक है, तो ये क्या है आपके, जॉम्बी डेड बट समहाउ स्टिल मूविंग, अ क्लासिक ऑक्सीमोरोन। तो जॉम्बी जो है वो मरे हुए लेकिन किसी तरह अभी भी चल रहे हैं। लिविंग डेड यानी कि टू अपोजिट वर्ड्स हैं, ये होते हैं ऑक्सीमोरोन। ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं एपिग्राम पे, उनके भाई बहन है सब। ठीक है, एपिग्राम हो गया, एंटीथेसिस हो गया, ऑक्सीमोरोन हो गया, ये पैराडॉक्स के सब बच्चे हैं, इतना ध्यान रखना है। एपिग्राम, तो एपिग्राम क्या होता है, ये बहुत ही शॉर्ट होता है, विटी स्टेटमेंट होता है, मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है, बहुत छोटा मजाकिया यादगार कथन होता है, जो अक्सर कैसा होता है, क्लेवर होता है, यानी कि चालाक, फिलोसफिकल होता है, दार्शनिक होता है, सटारिकल होता है, व्यंग्यात्मक होता है, विद अ सरप्राइज ट्विस्ट, जिसमें एक सरप्राइज जो मोड़ आता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एपिग्राम। ठीक है, जैसे हमने कहा, जिसे हम हिंदी में सूक्ति कहते हैं। सूक्ति क्या होता है, सूक्ति का मुख्य लक्ष्य होता है मन को खुश करना, और ये बहुत ही छोटी होती है लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सूक्ति इसे ही बोला जाता है, एपिग्राम को। ठीक है, और सभी जो, एक चीज़ याद रखना, सभी पैराडॉक्स जो होते हैं वो आपके एपिग्राम नहीं होते हैं, लेकिन एपिग्राम पैराडॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि कई एपिग्राम में जो आपके कॉन्ट्राडिक्ट विचार होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ये ध्यान रखना है, जो आपका एपिग्राम है ये एक छोटा और विटी, छोटा होता है, बहुत ही चालाक टाइप का, बहुत ही मेमोरेबल स्टेटमेंट होता है। अब एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, वो होता है आपका एपिग्राम। ठीक है,
एपिग्राम एक चीज़ ध्यान रखना, विटी होता है, विटी एंड क्लेवर, क्लेवर होता है। और पैराडॉक्स आत्मविरोधी, मतलब आत्मविरोधी मतलब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रूथ बताता है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, आप आपस में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है और एक ट्रूथ भी बताता है। एग्जाम्पल पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन, ये ऑस्कर वाइल्ड की लाइन है, ठीक है। मैं टेम्पटेशन के अलावा हर चीज़ का विरोध कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये ऑस्कर वाइल्ड है, यहाँ पे क्या बताया, विटी एंड पैराडॉक्स, एक क्लासिक एपिग्राम है ये, मतलब मैं टेम्पटेशन के अलावा हर चीज़ का विरोध कर सकता हूँ। दूसरा देखेंगे, लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव, सादा जीवन जियो ताकि दूसरे भी सरलता से जी सके। अब यहाँ पे ये महात्मा गांधी का है, यहाँ पे एक वाइज, मतलब किसी को समझाया जा रहा है, एक वाइज एंड बैलेंस्ड एंड ब्यूटीफुल फ्रेज्ड है, ठीक है। बहुत ही बुद्धिमानी पूर्ण से यहाँ पे कहा गया है, बहुत संतुलित और खूबसूरती से कहा गया है कि सादा जीवन जियो ताकि दूसरे भी सरलता से जी सकें। एक क्लेवर स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये होता है आपका एपिग्राम, ये ध्यान रखना है। द ओनली थिंग टू डू विद गुड एडवाइस इज़ टू पास इट ऑन, इट इज़ नेवर ऑफ एनी यूज़ टू वन सेल्फ। अगर आप, ये ऑस्कर वाइल्ड का है, अगर आप लोगों को सच बताना चाहते हो तो उन्हें हंसाएं, वरना वो आपको मार डालेंगे। अब इसमें क्या है, सबटल सटायर ऑन ह्यूमन नेचर। अब यहाँ पे एक सटायर है, एक व्यंग है, किस पे, ह्यूमन नेचर पर छिपा हुआ, ठीक है। एक छिपा हुआ एक सीक्रेट क्या है, एक ह्यूमन नेचर पर उन्होंने सटायर कर दिया है कि अगर आप लोगों को सच बताना चाहते हो तो उन्हें पहले हंसाओ, वरना वो सच में मार डालेंगे। एक सटायर किया जा रहा है लेकिन सच बताया जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये था आपका एपिग्राम। अब आते हैं एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा, ठीक है। एनाफोरा इज़ द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगनिंग अ सक्सेसिव क्लॉज और सेंटेंस। तो यहाँ पे क्या होता है, रिपीटिशन होता है किसी वर्ड या फ्रेज का शुरुआत में ही, किसी भी सेंटेंस में शुरुआत में ही रिपीटिशन होती है, वो होता है आपका एनाफोरा, ठीक है। किसी शब्द या फ्रेज की रिपीटिशन जो लगातार आने वाले सेंटेंस की शुरुआत में होती रहती है, उसे कहा जाता है एनाफोरा, ठीक है। जैसे अगर इसको हम समझेंगे, यानी कि हर सेंटेंस या हर लाइन एक ही तरह से शुरू होती है, जैसे कोई स्पीच रिपीटिशन के माध्यम से ताकत बनाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, मार्टिन लूथर किंग, आई हैव अ ड्रीम, यहाँ पे बोला आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा सपना है कि एक दिन ये राष्ट्र उठेगा। आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन, मेरा सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे होंगे। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक सपना है। अब यहाँ पे क्या चीज़ रिपीट हो रही है, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, ये रिपीट हो रही है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि हर सेंटेंस या हर लाइन एक ही तरह से शुरू होती है, देखिए एक ही तरह से शुरू हो रही है, रिपीटिशन हो रही है, वो होता है आपका एनाफोरा। और इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आई हैव अ ड्रीम इज़ रिपीटेड एम्फेसाइज होप एंड जस्टिस, ठीक है। क्यों रिपीटेशन होती है, ताकि एम्फेसाइज किया जाता है होप और जस्टिस का। विंस्टन चर्चिल का क्या है, यहाँ पे भी रिपीटेशन होती है, वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स। तो यहाँ पे वी शैल फाइट का रिपीटेशन हो रहा है, विल शैल फाइट, वी शैल फाइट, वी शैल फाइट की रिपीटेशन हो रही है, ठीक है। तो ये होता है आपका एनाफोरा। हर दिन हम सीखते हैं, हर दिन हम बढ़ते हैं, ठीक है। हर दिन हम एक नई चुनौती का सामना करते हैं, बार बार ये रिपीटेशन हो रहा है, ये याद रखना है। रिपीटेशन क्यों होता है, ताकि रिदम और जोर पैदा करने के लिए होता है। खैर ये एनाफोरा है जो शुरुआत में ही क्या होती है, रिपीटेशन होती है, सेंटेंस के शुरुआत में ही रिपीटेशन होती है, यानी कि हर सेंटेंस हर लाइन सेम शुरू होती है, ये याद रखना है, ठीक है। वो होता है आपका एनाफोरा, ये आपने याद रखना है। हर सेंटेंस हर लाइन एक ही तरह से शुरू होती है। आते हैं यहाँ पे भी एग्जांपल है, एवरी डे वी लर्न, एवरी डे वी लर्न वी ग्रो, अभी मैंने बताया जो, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे एवरी डे, एवरी डे, एवरी डे, ये बार बार रिपीट हो रहा है रिदम एंड एम्फेसिस के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर यही चीज़ लास्ट में रिपीटेशन होने लग जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, यहाँ पे लास्ट में रिपीटेशन यही चीज़ होना है, शुरुआत में नहीं लास्ट में होने लग जाए, तो एनाफोरा का उल्टा क्या हो जाएगा, एपिस्ट्रॉफी, ठीक है। एपिस्ट्रॉफी ये एनाफोरा का अपोजिट है। तो लास्ट में अगर ये रिपीटेशन हो जाए किसी भी से, यानी कि हर सेंटेंस हर लाइन के लास्ट में सेम रिपीटेशन हो जाए, तो ये होता है एपिस्ट्रॉफी। शुरुआत में हो रहा तो एनाफोरा, लास्ट में हो रहा तो एपिस्ट्रॉफी, क्योंकि एक दूसरे से ये विपरीत हैं,
अपोजिट है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर एक ही सेंटेंस में, जैसे आप देखो आई हैव अ ड्रीम है और यहाँ पे भी रिपीटिशन हो रही है, यहाँ पे भी रिपीटिशन, यहाँ पे भी रिपीटिशन है, शुरुआत में भी रिपीटिशन, लास्ट में भी रिपीटिशन हो रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे सिंप्लोस कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, दो चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है, सिंप्लोस कहेंगे। आते हैं अब हम, एनास्ट्रॉफी क्या होता है? एनास्ट्रॉफी यानी कि उल्टा क्रम, उल्टा कर देना, इसको हिंदी में बोलेंगे हम उल्टा क्रम, एनास्ट्रॉफी, एनास्ट्रॉफी, ये ध्यान रखना है। एनास्ट्रॉफी तब होता है जब किसी सेंटेंस के जो समान शब्द चला जा रहा है, जो समान एकदम क्रम जो चला है उसको पलट देते हैं, और अगर वर्ब हो या एडजेक्टिव हो उसको ना सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जैसे कि हम जनरली लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है ना एक ऑर्डर वे में लिखते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होगा, एनास्ट्रॉफी में क्या होगा, क्रम को उल्टा रख देंगे। पहले हम क्या रख देंगे, पहले वर्ब रख देंगे, ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट रख देंगे, उसके बाद आपका सब्जेक्ट रखेंगे, उल्टा कर देते हैं, ये होता है एनास्ट्रॉफी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक मिनट, जैसे कि एनास्ट्रॉफी व्हेन यू फ्लिप द यूजुअल वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस ऑफन प्लेसिंग वर्ब्स एंड एडजेक्टिव बिफोर द सब्जेक्ट इन पोएटिक एंड ड्रामेटिक इफेक्ट। तो ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करने के लिए ही होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, द बॉय एट द एप्पल। सिंपल हम अगर कहना चाहें कि लड़का एप्पल खाता है, तो यहाँ पे लड़के ने एप्पल खाया, ये सिंपल है। तो एनास्ट्रॉफी क्या करता है, रीअरेंज दिस फॉर एम्फेसिस या आर्टिस्टिक फेलियर। हम ये बोल देंगे एट द एप्पल द बॉय डिड, ये उल्टा हो गया, इसका उल्टा क्रम कर दिया, तो ये होता है एनास्ट्रॉफी। या तो सीधा इस तरह होता है लेकिन ये उल्टा हो गया, ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल देखेंगे, पेशेंस यू हैव मस्ट माई यंग, ठीक है, पार्ट 1, मतलब पेशेंस यू हैव मस्ट माई यंग पार्ट 1। हम इस सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि धैर्य, तो यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं कि धैर्य, पेशेंस यू हैव मस्ट, धैर्य तुम्हें रखना होगा मेरे युवा शिष्य। लेकिन ये ना बोल के ये बोल दें यू मस्ट हैव पेशेंस, ये तो सिंपल सीधा सीधा हो गया। लेकिन सबसे पहले हमने पेशेंस रख दिया, फिर यू मस्ट हैव माई यंग पार्ट 1, उल्टा सीधा क्रम को उल्टा कर देना, वो होता है आपका एनास्ट्रॉफी। जैसे यहाँ पे देखेंगे, इनटू द नाइट रोड द किंग, अब ये कितना उल्टा क्रम है, मतलब रात में निकला राजा, रात में निकला राजा। अब तो ये भी बोल सकते थे, इसके बजाय ये बोल सकते थे कि द किंग रोड इनटू द नाइट, यानी कि राजा रात में निकला, ये इजी होगा। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्डर है उसको डिसऑर्डर कर देना। अब यहीं पे देखेंगे, अप वेंट द स्कोर आफ्टर विराट कोहली हिट अ 6, ठीक है, ऊपर गया स्कोर जब विराट कोहली ने छक्का मारा, ऊपर गया स्कोर जब विराट कोहली ने छक्का मारा, बल्कि इसके बजाय आप ये बोलना चाहिए द स्कोर्स वेंट अप, यानी कि स्कोर ऊपर गया जब विराट कोहली ने छक्का मारा था। अब यहीं पे देखो, एक्साइटेड आई वॉज नॉट, उत्साहित मैं नहीं था, बल्कि आप ये बोल सकते हो आई वॉज नॉट एक्साइटेड, मैं उत्साहित नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्रम को क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो ये होता है एनास्ट्रॉफी, शब्द को मतलब जो उल्टा शब्द कर देना। इसका यूज़ अपने राइटिंग को अलग दिखा, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो राइटर है ना, अगर इसका यूज़ करते हैं ताकि वो अपनी राइटिंग को अलग दिखाने के लिए, पोइटिक बनाने के लिए, मुख्य विचारों पर जोर देने के लिए करते हैं एनास्ट्रॉफी का यूज़। आते हैं एंटी क्लाइमेक्स पे। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, ज़्यादा नहीं है, बस 23 आपके इसमें टर्म्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने लिए थे, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स इज व्हेन समथिंग बिल्ड्स अप विद सीरियस एक्साइटमेंट टेंशन ओनली टू एंड इज सिली ट्रिवियल और डिसअपॉइंटिंग वे। तो एंटी क्लाइमेक्स तब होता है जब कोई चीज़ बहुत गंभीर होती है, बहुत सीरियस होती है और बहुत उत्साह और तनाव के साथ आगे बढ़ती है, लेकिन एक मूर्खतापूर्ण तुच्छ यानी कि ट्रिवियल, सिली या डिसअपॉइंटिंग वे में आके समाप्त हो जाती है, वो होता है एंटी क्लाइमेक्स। यानी कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के कोई चीज़ बहुत सुपीरियर बता रही हूँ और ला के एकदम इन्फीरियर पे, ट्रिवियल पे ख़त्म कर दिया, तो ये होता है एंटी क्लाइमेक्स। और जो राइटर इसका यूज़ करते हैं एंटी क्लाइमेक्स का ना, तो जानबूझकर वो ट्रिवियल पे ले आते हैं अपनी चीज़ों को। एंटी क्लाइमेक्स ये इंटेंशनली होता है। बथोज और एंटी क्लाइमेक्स मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है। बथोज में भी गिरावट आती है ऊपर से, यानी कि किसी चीज़ को सुपीरियर बात बताएंगे, सुपीरियर बताते बताते ट्रिवियल पे आ जाते हैं, लेकिन ये अनजाने में होता है। यहाँ पे राइटर क्या करता है ना, बहुत अपने वर्क को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोशिश करता है कि मेरा वर्क महान लगेगा, तो वो बेचारा अनजाने में ही ट्रिवियल पे पहुँच जाता है। लेकिन एंटी क्लाइमेक्स क्या होता है, वो जानबूझ के राइटर अपना कोई चीज़ बड़ी बढ़ा चढ़ा के बोल रहा, बहुत सीरियस है, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत टेंशन वाली बात है, उसको सिली या ट्रिवियल पे ले आएगा जानबूझ के, तो वो होता है आपका एंटी क्लाइमेक्स, ठीक है। तो वो तो मैंने बथोज और एंटी क्लाइमेक्स का बता दिया। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, सीरियस और एक्साइटमेंट, टेंशन वाली बात हो, उसको सिली एंड ट्रिवियल पे लाके ख़त्म कर देना, वो होता है। जैसे बड़े उम्मीदों का बड़ा अंत,
ठीक है, आप उम्मीद करते हैं कि एपिक होगा, लेकिन आपको जो मिलता है वो क्या हो जाता है, बहुत रिडिकुलस होता है। चलिए आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे, द ब्रेव सोल्जर फेस डाउन आर्मी, क्रॉस्ड रेजिंग रिवर्स, क्लाइम्ड द हाइएस्ट माउंटेन एंड रिटर्न होम टू फाइंड ही हैड फॉरगेटन हिज हाउस कीज। हाउस कीज मतलब जो बहादुर सैनिक होते हैं वो सेनाओं का सामना करते हैं, आर्मीज का सामना करते हैं, और कैसे सामने, क्रॉस्ड रेजिंग रिवर्स यानी कि जो उफनती नदियों को पार करते हैं, क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते हैं, एंड रिटर्न होम और घर लौटा, ठीक है, एंड घर लौटा टू फाइंड ही हैड फॉरगेटन हिज हाउस कीज, ये जानने के लिए कि वो अपने घर की चाबियां भूल गया था। कितना बड़ा चढ़ा के यहाँ पे बातें हुई हैं, ठीक है, कितना सीरियस चल रही थी बातें कि जो ब्रेव सोल्जर हैं वो आर्मी से सामना किया, उफंदी नदियों को पार किया, सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़े, घर लौटा ये जानने के लिए कि वो अपने घर की चाबियाँ भूल गया। ख़त्म किस पे किया, एक रिडिकुलस चीज़ पे, सिली ट्रिवियल डिसअपॉइंटिंग वे में ख़त्म कर दिया। ये होता है आपका एंटी क्लाइमेक्स। इतनी मेहनत एक भूली हुई चाबी के लिए, ऑल दैट एफर्ट फॉर गटन की, एक भूली हुई चाबी के लिए इतनी मेहनत, ये होता है आपका एंटी क्लाइमेक्स। याद रखना बच्चा है ये। अब मुझे और लगता है समझाने की ज़रूरत है, एंटी क्लाइमेक्स में ये सारे एग्जाम्पल है, आपको PDF मिल जाएगा तो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी में क्या होता है, फॉर द ग्रैंड प्राइज इन द कंपटीशन शी वॉज एक्सपेक्टिंग अ न्यू कार टू अ ट्रिप अब्रोड, सी वन अ लाइफ टाइम सप्लाई फॉर कलीफ्लावर है। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको भी एक देख लेते हैं, और यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है, यानी कि इतनी उम्मीद और मिली को भी, यहाँ पे कह रहा है कि कंपटीशन का जो ग्रैंड प्राइज़ के लिए उसने क्या किया, उसने नई कार या विदेश की यात्रा की उम्मीद कर रही थी। कंपटीशन के नई प्राइज़ के लिए वह एक नई कार या विदेश यात्रा की उम्मीद कर रही, लेकिन उसने गोभी की जीवन भर की आपूर्ति जीती। ये क्या है, ब्रोकली, मतलब वो लाके किस पे ख़त्म कर दिया, कलीफ्लावर पे। इतनी अच्छी बातें, ये होता है एंटी क्लाइमेक्स। तो ये था एग्जाम्पल, आप देख सकते हो। अब आते हैं एंटीथीसिस पे, जल्दी कर लेते हैं। तीन और आपके टर्म्स हैं, इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एंटीथीसिस ये भी आपके उसी पार्ट में आता है, उसी पार्ट में आपका आता है पैराडॉक्स, एपिग्राम और ऑक्सीमोरोन। एंटीथीसिस उसी पार्ट में आता है। तो प्लेसिंग टू अपोजिट आइडियाज इन बैलेंस पैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड मेमोरेबल कॉन्ट्रास्ट। तो एंटीथीसिस क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। एंटीथीसिस एक मजबूत और यादगार कंट्रास्ट बनाने के लिए दो अलग अलग विचारों को, यानी कि दो विपरीत विचारों को एक संतुलित, यानी कि एक बैलेंस्ड, एक पैरेलल सेंटेंस में रखे जाते हैं। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो टू अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है और दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है, वही होता है आपका एंटीथीसिस। ये दोनों भी एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है। दो अपोजिट आइडियाज़ हो गए, दो अपोजिट सेंटेंस हो गए, एक बैलेंस वे में, एक पैरेलल सेंटेंस में रखा जाता है, वो होता है आपका एंटीथीसिस, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जैसे कि ऑक्सीमोरोन में क्या होता है, दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ रखे जाते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर। पैराडॉक्स में क्या होता है, दो अपोजिट एक अपोजिट विचार रखे जाते हैं, जैसे मैंने कहा कम ही ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि एक अपोजिट विचार रखे जाते हैं जो अपने आप में ही कॉन्ट्राडिक्ट करता है। लेकिन इस एंटीथीसिस में क्या होता है, एक पूरा सेंटेंस रखा जाता है, यानी कि एक पूरा सेंटेंस रखा जाता है जो विपरीत विचारों को दिखाते हैं, लेकिन एक साथ रखा जाता है, समानांतर, यानी कि पैरेलल रखे जाते हैं, तो वो होता है आपका एंटीथीसिस। ये ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे बैलेंस अपोजिट है, आते हैं एग्जाम्पल पे, समझ में आ गया होगा। यानी कि टू अपोजिट टू अपोजिट आइडियाज़, टू अपोजिट क्लॉज, टू अपोजिट सेंटेंस एक साथ रखे जाते हैं पैरेलल में, एक समानांतर। जैसे कि टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। देखिए टू अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है, परफेक्ट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। गलती करना मानवीय है, माफ़ करना दैवीय है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखेंगे, ये भी अपने आप में ही एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना चाहते लेकिन जो मौन है, यानी कि चुप, वो सोना है। यानी कि बोलना चुप रहने की तुलना में दोनों को एक संतुलित फ्रेज में रखा गया है। दैट वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। तो ये याद रखना है। यहाँ पे भी आपका क्या होता है, यानी कि ये एक आदमी के लिए एक छोटा कदम है, मानवता के लिए एक विशाल छलांग है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी आपका कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे ये हो गया। बातें हैं आयरनी पे, मुझे लगा समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा उसमें नहीं है। टू अपोजिट आइडियाज़ को एक साथ रखा जाता है, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, और दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करेगा।
अब आते हैं आयरनी पे। आयरनी बहुत ही इजी है। आयरनी मतलब हिंदी में हम इसको व्यंग बोलेंगे। व्यंग या विडंबना, कहते हैं ना बड़ी विडंबना है, विडंबना। तो आयरनी क्या होती है? जो आप उम्मीद करते हो और रियलिटी में देखा जाए तो उसका उल्टा होता है, वो आयरनी होता है। ठीक है, तो what it is, irony is one of the most powerful and entertaining literary tools है। it comes three main flavors each involving gap between expectation and reality। यानी कि आपकी उम्मीद और रियलिटी में क्या होता है, फ़र्क होता है। आप जो उम्मीद करोगे उससे उल्टा होगा, वो होता है आयरनी। ठीक है, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में इसमें अंतर होता है। मतलब जो आप वास्तव में कहना चाहते हो उसका उल्टा कहना। और अक्सर ये कैसा होता है, बहुत ही रिडिकुलस हो जाता है, रिडिकुलस प्रभाव डालने के लिए होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आयरनी एक टाइप का एक सरकाज़्म है, ये भी ध्यान रखना। आयरनी एक टाइप का क्या है, सरकाज़्म है। सरकाज़्म को हिंदी में क्या बोलेंगे, ताना। कहते हैं ना, ताना मत मारो, ताना। सरकाज़्म एक फैंसी नाम है आयरनी का। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम, जैसे मैंने कहा लुकिंग एट अ मैशी रूम, वाओ यू आर सो टाइडी। ठीक है, मतलब जैसे एक गंदे कमरे में देखकर कहना, वाओ तुम तो बड़े साफ़ सुथरे हो, लेकिन कमरा बहुत गंदा है, मैसी रूम है, लेकिन मैंने क्या कहा, वाओ तुम तो बड़े साफ़ सुथरे हो। तो ये क्या हुआ, उल्टा कहना, एक सार्काज्म कर देना, एक ताना मारना, ये होता है आयरनी। ड्यूरिंग अ डाउनपोर ऑन मैच डे, लवली वेदर फॉर क्रिकेट। यानी कि मैच के दिन ही भारी बारिश के दौरान आप क्या बोलोगे, कहोगे ना लवली वेदर फॉर क्रिकेट, क्रिकेट के लिए तो क्या सुहाना मौसम है। ये होता है आयरनी, सार्काज्म करना। ठीक है, आफ्टर ट्रिपिंग एंड फॉलिंग दैट वाज स्मूथ, ठोकर खाकर गिरने के बाद क्या बोलते हो, क्या स्मूथ लैंडिंग थी। ये होता है आपका आयरनी। ठीक है, तो आयरनी के भी प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं आयरनी के। एक तो आपका तीन प्रकार हैं, सॉरी 3 प्रकार हैं। एक आपका वर्बल आयरनी होता है, यहीं पे समझा दे रही हूँ, यहीं पे है, थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट ये भी है। ठीक है, एक आपका वर्बल आयरनी होती, 3 प्रकार के होते हैं आयरनी। वर्बल आयरनी ऐसे ही बता दे रही हूँ, लिखना क्या है। ठीक है, एक आपकी वर्बल आयरनी होती है, एक आपका सिचुएशनल आयरनी, एक आपका ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, 3 प्रकार के आयरनी होते हैं, ये ध्यान रखना है। तो आयरनी यहीं पे ये उसी का है, ये वर्बल आयरनी ही है जो मैंने भी एग्जांपल दिया। वर्बल आयरनी यही होता है कि जो आप वास्तव में कहना चाहते हो उसका उल्टा कहना। और अक्सर ऐसा कैसा होता है, बहुत ही हास्य लगता है, जैसे कि एक सार्काज्म, ताना मारना। जैसे मैंने कहा गंदे कमरे को देखकर मैंने कहा वाह तुम तो बड़े साफ़ सुथरे हो, ये वर्बल आयरनी है। ठीक है, समझ में आ गया, मैंने इसको समझा दिया। अब आते हैं सिचुएशनल आयरनी पे। सिचुएशनल आयरनी क्या होता है, वैसे आयरनी अगर पूछा जाएगा आयरनी क्या होता है, तो जो आप एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में अंतर होता है, जो आप उम्मीद करोगे उसका अपोजिट, वो होता है आयरनी। अब आयरनी को 3 भागों में बांटा गया, वर्बल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी और ड्रामेटिक आयरनी। वर्बल आयरनी जो आप वास्तव में कहना चाहते हो उसका उल्टा कहना। जैसे मैंने कहा किसी गंदे कमरे को मैंने देखकर कहा वाह तुम तो बड़े साफ़ सुथरे हो, मुझे मैच खेलना है, बारिश हो रही, मैंने कहा वाह कितना अच्छा सुहाना मौसम है। ठीक है, तो ये होता है उल्टा बोलना। ठीक है, जो आप बोलना चाह रहे हो, जो आप कहना चाहते हो उसका उल्टा कहना, वो होता है वर्बल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी क्या होता है, व्हेन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू एक्सपेक्ट एक्चुअली हैपेंस इन अ सिचुएशन। जब आप किसी स्थिति में होते हो और आपकी अपेक्षा ठीक विपरीत हो, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट किए रहते हो उसके ठीक विपरीत होना, वो होता है सिचुएशनल आयरनी। जैसे एग्जांपल देंगे, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन। मैंने उम्मीद किया था ना कि फायर स्टेशन थोड़ी ना जलेगा, लेकिन फायर स्टेशन जलने लग जाए, ये क्या होता है, फायर स्टेशन में ही आग लग गई। फायर स्टेशन तो आग बुझाने वाले होते हैं, हम लोग तो ये एक्सपेक्ट करते हैं फायर स्टेशन में तो आग नहीं लगेगी, लेकिन वहीं आग लग जाए, ये होता है सिचुएशनल आयरनी। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर इज़ फाइंड फॉर इलीगल पार्किंग। ट्रैफिक पुलिस जो खुद बताता है दूसरों को पार्किंग कहाँ लगाना है, जो खुद फॉलो करता है हर चीज़ को, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्रैफिक पुलिस ही अधिकारी पर ही अवैध पार्किंग का जुर्माना लगाना पड़ा। तो ये होती है एक्सपेक्टेशन जहाँ पे हम करेंगे। पुलिस स्टेशन में ही चोरी हो जाना, तो पुलिस स्टेशन जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे तो चोरी नहीं होगी, लेकिन वहीं पे चोरी हो जाना, यानी कि जो आप एक्सपेक्ट करोगे उसका विपरीत हो जाना, वो होता है सिचुएशनल आयरनी। अब बॉलीवुड डायरेक्टर एक्शन फिल्म स्केर्ड ऑफ हाइट्स। एक बॉलीवुड डायरेक्टर जो है, जो एक्शन का डायरेक्टर ही है, वो खुद ही हाइट से डरे, ये होता है आपका सिचुएशनल आयरनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे कि योर स्टडी हार्ड ऑल ईयर बट मिस द एग्जाम बिकॉज यू ओवर स्लीप।
आप पूरे साल कड़ी मेहनत करते हो, लेकिन जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन सो जाते हो, और सो जाने के कारण परीक्षा छूट जाती है। ये होता है सिचुएशन आयरनी। समझ में आ गया होगा। आते हैं ड्रामेटिक आयरनी। व्हेन द ऑडियंस नोज समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डोंट, दिस क्रिएट सस्पेंस, टेंशन एंड ह्यूमर। ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? जब ऑडियंस या रीडर को कुछ ऐसा पता होता है जो कहानी के कैरेक्टर को नहीं पता होता है। ये सस्पेंस और तनाव और ह्यूमर पैदा करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जब ऑडियंस या रीडर को कुछ ऐसा पता होता है जो कहानी के कैरेक्टर, यानी कि मूवी भी ले लेते हो अपने दिमाग में समझने के लिए, कुछ भी ले लो, या नाटक ले लो, या पोयम कह रही हूँ, नाटक ले लो, या फिर आप मूवी ले लो। मूवी में कुछ ऐसी सीन जो ऑडियंस को पता है लेकिन मूवी के कैरेक्टर को नहीं पता, तो वो होता है आपका ड्रामेटिक आयरनी। जैसे मैंने कहा, जैसे एक डरावनी फिल्म है, उसमें हत्यारा अलमारी में छिपा है, हम जानते हैं कि अलमारी में छिपा है, लेकिन कैरेक्टर नहीं जानता और हमें बड़ा मज़ा आता है। जैसे शेक्सपियर के रोमियो एंड जूलियट में हम जानते हैं कि जूलियट वास्तव में मरी नहीं है, लेकिन रोमियो को नहीं पता है ये चीज़। ये होती है आपके ड्रामेटिक आयरनी। जैसे हम फिल्म, अगर हम हिंदी फिल्म देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हीरो होता है, जो खलनायक होता है, वो देखे जाए तो सीक्रेटली वो दोनों भाई होते हैं, लेकिन हमको पता है कि दोनों भाई हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो भाई हैं। तो ये होता है आपका ड्रामेटिक आयरनी। समझ में आ गया कि मैंने पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। चलिए आते हैं लाइटोटीज पे। बस एक और रह गया है, जिसमें मैंने 23 कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था। लाइटोटीज, देखिए उसको ऐसे ही उसको प्रोनाउंस करा जाएगा, लाइटोटीज। ठीक है, ये एक अंडर स्टेटमेंट होता है, यानी कि एक अंडर स्टेटमेंट होता है जो किसी की पुष्टि, उसके विपरीत को नकार कर सकता है। ठीक है, निगेशन के थ्रू, जैसे किसी पॉजिटिव चीज़ को ना उस निगेशन के थ्रू बताना, वो होता है लाइटोटीज। किसी चीज़ को अच्छा कहने के बजाय बुरा नहीं कहना। अब कैसे इसको बोलेंगे? इन सिंपल टर्म, सेइंग समथिंग इज़ नॉट बैड इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स गुड। जैसे मैंने बोला, जैसे कोई एग्जांपल ले ले, ठीक है, मैंने कहा वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। ये तो सिंपल हो गया ना, सीधा स्टेटमेंट हो गया, वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। अब लाइटोटीज के साथ क्या होता है, आप इसे उलट दोगे, आप इसे इनडायरेक्ट में बोलोगे। क्या बोलोगे? वो एक बुरा खिलाड़ी नहीं है, मीन्स वो एक बेहतरीन खिलाड़ी है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? नेगेशन के थ्रू बता जाते हैं, नो या नॉट के थ्रू बताएंगे। तो किसी पॉजिटिव चीज़ को, किसी अफर्मेशन स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे? निगेशन के थ्रू बताएंगे, और बहुत ही नरम और बहुत ही विनम्र होकर बताएंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, एकेडमिक ब्रिलियंस, वेल दैट्स नॉट अ बैड स्कोर। क्या कह रहा है? ठीक है, ये बुरा स्कोर नहीं है। तो व्हेन समवन गेट्स 100%, ऑब्वियसली एक्सीलेंट। हमने कहा ठीक है, ये बुरा स्कोर नहीं है। जब किसी को 100% मिलते तो जाहिर है ये एक्सीलेंट है। तो यहाँ पे क्या लगा दिया? नॉट। ये होता है लाइटोटीज। मैंने कहा सी इज़ नॉट अनअट्रैक्टिव, मतलब वह बदसूरत नहीं है, मीन्स सी इज़ वेरी अट्रैक्टिव। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो अट्रैक्टिव है, नहीं है, इट मीन्स कि वो अट्रैक्टिव है, और बड़े ही मॉडेस्टली में कहा गया है, बड़े ही मॉडेस्ट वे में कहा गया है। ठीक है, जैसे मैंने कहा सचिन तेंदुलकर वॉज नॉट अ बैड बैट्समैन। सचिन तेंदुलकर जो है वो एक बुरे बल्लेबाज नहीं थे। यहाँ पे क्लियरली एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है, अंडरस्टेटमेंट बताया जा रहा है कि ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एवर, वो अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक है। तो ये होता है निगेशन के थ्रू, मतलब कोई पॉजिटिव चीज़ को निगेशन के थ्रू बताना, वो होता है लाइटोटीज। और इसमें ना नो या नॉट आएंगे। अगर आपको ट्रिक उरिक चाहिए तो नो या नॉट आएंगे, वैसे मैंने समझा दिया, तो अब ट्रिक उरिक की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब यहीं पे देख लो, इट वॉज नो ऑर्डिनरी जर्नी, ये कोई साधारण यात्रा नहीं थी, मीन्स ये बहुत ही रिमार्केबल या अनफॉरगेटेबल थी। अब लास्ट है ट्रांसफर एपिथेट, ये भी इंपॉर्टेंट था तो मैंने इसको भी ले लिया है। अभी मैंने जो इम्पोर्टेंट है ना सारा ले लिया है, अगर कुछ छूट रहा है तो वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। ठीक है, ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? अ ट्रांसफर एपिथेट इज ए लिटरेरी डिवाइस वेयर एन एडजेक्टिव मीन फॉर पर्सन ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट। एक जो ट्रांसफर एपिथेट होता है एक लिटरेरी डिवाइस होता है जहाँ पे एडजेक्टिव जिस पर्सन के लिए आना रहता है उसके पास ना आके दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चला जाता है, वो होता है ट्रांसफर एपिथेट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, ही ले ऑन हिज बेड ऑल नाइट टॉसिंग एंड टर्निंग ऑन अ स्लीपलेस पिलो। स्लीपलेस पिलो, अब पिलो थोड़ी ना होगा स्लीपलेस, वो आदमी होगा। अब ये जो स्लीपलेस है ना ये एडजेक्टिव है, ये बेचारा आना चाहिए इसके साथ, लेकिन इसके साथ राइटर ना करके किसके साथ? दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ लगा देता है। यानी कि वो पूरी रात अपने बिस्तर पर लेटा रहा और बिना सोए तकिए पर करवट बदलता रहा। अब कौन नहीं सोया? ये पर्सन नहीं सोया है, ये थोड़ी ना, तकिया थोड़ी ना सोएगा, तकिया जाग नहीं सकता, और ये पर्सन है जो नहीं सो पा रहा है। तो यहाँ पे स्लीपलेस इसके लिए आना चाहिए था, एडजेक्टिव दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए चला गया, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया।
ट्रांसफर एपिथेट, एपिथेट मतलब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर देना, जो रियल पर्सन के लिए ना लगना, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास चला जाना, उसके नियर बाई हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे, दूसरा देखेंगे, यहाँ पे मैंने बता दिया है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट सी स्लैम द डोर विद एन एंग्री हैंड। मतलब आर्ग्यूमेंट के बाद क्या हुआ, बहस के बाद उसने एक अपने एंग्री हैंड से दरवाज़ा पटक दिया। अब हैंड थोड़ी ना एंग्री होता है, हाथ थोड़ी ना गुस्सा होगा, वो पर्सन गुस्सा होगा, वो पर्सन गुस्सा होगा। लेकिन यहाँ पे जो एंग्री है, जो एडजेक्टिव, वो इसके लिए ना आके यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए चला आया, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए चला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, हैंड इज़ नॉट एंग्री, इट इज़ द पर्सन हु इज़। समझ में आ गया होगा। उसी तरह द कंडेम्ड मैन एट हिज लास्ट मील। ठीक है, यानी कि जो कंडेम्ड मैन है उसने अपना लास्ट मील लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो दोषी व्यक्ति है उसने अपना आखिरी भोजन खाया। अब ये आदमी ने लास्ट मील लिया ना, इसने लास्ट मील खाया, आदमी ने लास्ट भोजन खाया, मील थोड़ी ना खाएगा। तो लास्ट जो है यहाँ पे ये किसके लिए है, आदमी के लिए है, ना कि मील के लिए। लेकिन मील के लिए लगा देगा, यानी कि एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वे होम, द फार्मर प्लॉडेड हिज वेरी वे होम। किसान अपने थके हुए रास्ते पर घर की ओर बढ़े। तो यहाँ पे वेरी वे, यहाँ पे वे मतलब रास्ता, अब वे थोड़ी ना थका हुआ, वो किसान थके हुए हैं। तो ये था ट्रांसफर एपिथेट। यहाँ पे क्या कर दिया गया, किसान के बजाय दूसरे ऑब्जेक्ट पर एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ये होता है ट्रांसफर एपिथेट। तो कैसा लगा, इसमें मैंने 23 को कंप्लीट कर दिया है। आपका फिगर ऑफ स्पीच और भी किसी पे बनाना है वो थ्योरी, और किसी पे थ्योरी चाहिए तो बिल्कुल बताइएगा कि थ्योरी इस पे चाहिए। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, एंड ये भी बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है, और ये बताइएगा समझ में आया या नहीं। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बताइएगा किस पे और वीडियो चाहिए इस टाइप की। ठीक है, थ्योरी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।